हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरे में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीरीज नंबर 1 बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, चैप्टर 2 व्हाट इज माइंड, मन क्या है, और पार्ट 4 मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारी। दोस्तों, अपने थंबनेल में ठीक से पढ़ा है कि मानसिक बीमारी क्यों होते हैं और इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, बेसिकली बीमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है शारीरिक बीमारी और दूसरा होता है मानसिक बीमारी। दोस्तों, शारीरिक बीमारी के बारे में हम कुछ सिम्टम्स के जरिए बता सकते हैं कि फलाना आदमी बीमार है, उसको ये बुखार हुआ है, लेकिन मानसिक बीमारी के बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। मानसिक बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति को देखकर इंसान अक्सर कहता है कि वो फलाना आदमी पागल हुआ है, उसका फ्यूज उड़ गया है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि मानसिक बीमारी कुछ चंद लोगों की होता है। मानसिक बीमारी भी शारीरिक बीमारी की तरह है। हमें इस बीमारी से कभी ना कभी गुजरना ही पड़ता है और कई लोगों को गुजरना पड़ा भी होगा। दोस्तों, शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी, अगर हम इसका इलाज वक्त पे नहीं कराएंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, इसलिए वक्त पे इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मानसिक बीमारी के बारे में जानना हो तो हमें इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अलग अलग देशों, धर्मों, संस्कृतियों में इसके बारे में अध्ययन भी किया गया है और इसके बारे में इलाज भी बताया गया है, और इसका संदर्भ हमें पुराने ग्रंथों, दस्तावेजों, किताबों और ऐतिहासिक स्थानों पर इसको हमें देखने को मिलता है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यह प्राचीन काल से ही रामायण, महाभारत और त्रिपिटक इन जैसे ग्रंथों में मानसिक बीमारी के बारे में उल्लेख मिलता है। और आयुर्वेद के चक्र संहिता के अनुसार हमारे अंदर अलग अलग 3 द्रव्यों में बिगाड़ होने के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। चक्र संहिता में लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के किन पहलुओं पे मानसिक बीमारी के बारे में शिकायतें और मानसिक विकार के बारे में होने की संभावना है, इसके बारे में उसमें बात किया गया है। और इनमें मानसिक बीमारी के इलाज के लिए अलग अलग जड़ी बूटियां, मलम, प्रार्थना, मंत्र का जाप करने का भी उपाय बताया गया है। कुरान में सूरह नंबर 4 आयत 5 में लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने जो जायदाद दी है उसे मानसिक रोगियों को नहीं देना चाहिए, लेकिन उस जायदाद का इस्तेमाल उनको कपड़े और भोजन देने के लिए करना चाहिए और उनके साथ मानवता सा बर्ताव करना चाहिए। इस्लाम के हदीस में मोहम्मद पैगंबर कहते हैं कि कोई भी बीमारी अल्लाह ताला ने पैदा नहीं की है, लेकिन इसका इलाज अल्लाह ताला ने बनाया है। 9वीं शताब्दी में पर्शियन चिकित्सक अल बल्कि, इनका कालखंड है 850 से 934, इन्होंने कहा है कि अच्छा स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए मन और शरीर के बीच संतुलन होना बहुत आवश्यक है। अगर इसमें असंतुलन हो जाए तो मानसिक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है और मानसिक बीमारी का कारण बन सकता है। उन्होंने चिंता और अवसाद के इलाज के लिए यानी एंजाइटी और डिप्रेशन के इलाज के लिए मानसिक स्वास्थ्य अवधारणा यानी कॉग्निटिव थेरेपी का उपयोग किया। उसी कालखंड में यानी 9वीं शताब्दी में ही अल तबारी नाम के एक चिकित्सक हुए थे। इनका कालखंड है 838 से 925 और ये मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को सलाह देते थे और मानसिक बीमारी से जो लोग पीड़ित थे उनके अंदर विश्वास पैदा करते थे कि वो मानसिक बीमारी से अच्छे हो सके, और इनको इस्लामिक साइकोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे अल फराबी के बारे में। इनका कालखंड है 870 से 950। एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे, एक इस्लामिक फिलोसोफर, पॉलिटिकल फिलोसफी और उसके बाद मेटाफिजिक्स, उसके बाद कॉस्मोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन और म्यूजिक थेरिस्ट थे। और इनका मानना था कि मानसिक बीमारी के इलाज के लिए संगीत का उपयोग किया जाना चाहिए, संगीत का उपयोग करने से मानसिक बीमारी में राहत मिलती है, ऐसा उनका मानना था। इसके बाद हम बात करेंगे अल गजाली के बारे में। इनका कालखंड है 1058 से 1111 और इतिहासकार गियार्ड इनका कहना है कि मोहम्मद पैगंबर के बाद सबसे प्रभावशाली मुस्लिम के रूप में अल गजाली को जाना जाता है। सूफीवाद के संपर्क में आने के बाद उन्होंने मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करना शुरू किया और उनके अनुसार मनोविज्ञान यानी दिल की मरम्मत करना और मानसिक बीमारियों की बीमार दूर करना है। इन्होंने बीमारी को 2 भागों में विभाजित किया, एक है शारीरिक और दूसरा है आध्यात्मिक। और इन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक बीमारियां शारीरिक बीमारी से भी खतरनाक होती है। ऑलमाइटी अल्लाह यानी ईश्वर के प्रति आस्था कम होने के कारण मानसिक बीमारी उत्पन्न होते हैं, और उन्होंने इसे आध्यात्मिक बीमारी कहा है, जिसे आज हम मानसिक बीमारी कहते हैं। अल गजाली इनके अनुसार आत्म केंद्रितता, धन की लत, अति मान सम्मान, क्रूरता, कायरता, अज्ञानता, वासना, ईर्ष्या और बदनामी, इसके कारण मानसिक बीमारी उत्पन्न होते हैं, ऐसा उनका कहना था। अल गजाली ने मानसिक बीमारी के इलाज के लिए कल्पना यानी इमेजिनेशन का उपयोग किया, जिसे आज हम साइकोलॉजी में विजुअलाइजेशन भी कहते हैं।
विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। उदाहरण के लिए कहे तो अज्ञानता को कम करने के लिए ज्ञान की कल्पना करना, घृणा को छोड़ने के लिए प्रेम की कल्पना करना, नकारात्मक विचार को छोड़ने के लिए सकारात्मक विचारों की कल्पना करना। बाहरी और आंतरिक इंद्रियों को विभाजित करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक हल गजाली ही थे। इनके अनुसार 5 बाह्य इंद्रियां है, स्पर्श, गंध, श्रवण, दृष्टि और स्वाद। उनके अनुसार 5 आंतरिक इंद्रियां है, सामान्य ज्ञान, कल्पना शक्ति, प्रतिबिंब, स्मरण और स्मृति। ये 5 आंतरिक इंद्रियां पिछले अनुभव से सीखने और भविष्य की रक्षा के लिए मदद करती है। वे कहते हैं कि इंसान और दूसरे जानवरों के मुकाबले इंसान में ऐसे 2 विशेषता है जो दूसरे जानवर के मुकाबले अलग है। पहला है अकल यानी बुद्धि, दूसरा है इरादा यानी इच्छा। इन दोनों चीजों से इंसान दूसरे जानवर के मुकाबले अलग है और इन्होंने इसका संबंध दिल और दिमाग से किया है और यही इंसान के मन को नियंत्रित करता है, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने इंसान के इन 2 विशेषताओं के बारे में कहा है कि इंसान ज्ञान के आधार पर या तो स्वर्गदूतों तक बढ़ जाता है या तो अपने ऊपर घृणा और ईर्ष्या को और वासना को अपने ऊपर हावी होने देकर वो जानवरों के स्तर तक गिर जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अल मजूसी के बारे में। अल मजूसी एक इस्लामिक स्वर्ण युग के चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब अल मलिकी और इसका नाम है इंग्लिश में कंप्लीट बुक ऑफ द मेडिकल आर्ट। एक किताब बहुत ही फेमस है। इसमें उन्होंने मेडिसिन और साइकोलॉजी के बारे में बात किया। इनके द्वारा लिखी किताब कुल मिलकर 20 अध्याय में है। पहले 10 अध्याय में उन्होंने थेरीज यानी सिद्धांत के बारे में बात किया और दूसरे 2 अध्यायों में उन्होंने मेडिसिन यानी चिकित्सा के बारे में बात किया। किताब में न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के बारे में भी चर्चा किया गया है। मस्तिष्क के यानी ब्रेन के न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो बायोलॉजी और न्यूरो फिजियोलॉजी के बारे में वर्णन किया है। अल मजूसी इन्होंने मानसिक बीमारियों के बारे में भी चर्चा किया है जिसमें आता है नींद की बीमारी यानी स्लीप सिकनेस, स्मृति भंश यानी मेमोरी लॉस, उसके बाद हाइपोकॉन्ड्रियासिस, उसके बाद आता है वर्टिगो मिर्गी, गर्म और ठंडा मेनिंजाइटिस, कोमा, प्रेम भंग यानी लव सिकनेस, इसके बारे में उन्होंने बात किया। उन्होंने दवाओं और आहार के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा करने पर जोर दिया। उन्होंने अपनी किताब द कंप्लीट बुक ऑफ द मेडिकल आर्ट में कहा है कि व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक मनोवैज्ञानिक पहलू एक दूसरे के ऊपर कैसे प्रभावित डालती है और उन्होंने उसमें से सहसम्मत पाया है कि उसमें उन्होंने कुछ अध्ययन किया, उदास लोगों का अध्ययन किया। उसमें से उन्हें पता चला है कि खुशी और संतोषी यानी जॉय एंड कंटेंटमेंट कई लोगों को अच्छा जीवन स्तर दे सकता है। अगर इसका विपरीत बात करें, अनावश्यक उदासी यानी अननेसेसरी सैडनेस, उसके बाद भय यानी फियर और अधिक चिंता यानी ओवर एंजाइटी, परेशानी यानी वरी, ये व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक बीमारी के कारण बन सकते हैं। ईसाई धर्म के विचारधारा के अनुसार हमारे आत्माओं पर नियंत्रण पाने के लिए देवताओं और राक्षस वाले गुणों के अंदर जो लड़ाई होती है, अगर उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति जीत जाता है तो व्यक्ति के अंदर पागलपन आ सकता है और व्यक्ति को मानसिक बीमारी हो सकती है। कुछ शतकों पहले लोगों को लगता था कि मानसिक बीमारी भूतों और पापी शक्तियों के शरीर के अंदर प्रवेश करने के कारण होती है। इसलिए उस जमाने से ही भगवान की प्रार्थना करना, मंत्र का उच्चारण करना, व्रत रखना और जाप करना, ये इसका मानसिक बीमारी का उपाय माने जाते थे। लेकिन कई लोगों के अनुसार मानसिक बीमारी होने के और भी कारण माने जाते थे, जैसे कि गलत खान पान, अधिक शराब पीना, अधिक तनाव या अधिक काम करना यानी ओवर लिमिट काम करना, ये भी मानसिक बीमारी के कारण बन सकते थे। लेकिन समय के साथ लोग उनके बर्ताव और मनोरोगियों को ही दोष देने लगे और वे कहने लगे कि कोई पाप करने के कारण ही व्यक्ति पागल हो जाता है। कई शतकों तक मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को, खास करके महिलाओं के अंदर यानी उनके शरीर के अंदर कोई शैतान घुस गया है ऐसा समझकर, उनके अंदर कोई चुड़ैल या चांडाल घुस गया है ऐसा समझकर उन्हें मारा जाता था। इस दौरान लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। का मृत्यु होना, फसल खराब होना, बांझपन आना, ऐसे कई कारण है जो मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों से यानी पागलपन से पीड़ित लोगों से ही होता है ऐसा माना जाता था। करीबन 1650 में लोगों को एहसास होने लगा कि पागलपन ये भी एक तरह की मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी होने के पीछे या पागलपन होने के पीछे कोई शैतान, राक्षस या भूतों का कोई काम नहीं है, ये सब झूठा है। ऐसे लोगों का एहसास होने लगा और तब मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को और दरिंदों को और बुजुर्गों को या जो बाल अपराधी थे उनको समाज से दूर रखा जाता था। 1660 में माइकल फुको इस दार्शनिक के अनुसार
यूरोप में 6000 से ज्यादा मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को अस्पतालों में रखा गया था। फिर धीरे धीरे 17वीं शताब्दी में लोगों का मानसिक विकारों के बारे में दृष्टिकोण बदलता गया और तब के मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में कुछ बिगाड़ होने के कारण व्यक्ति के बर्ताव, विचार और भावनाओं में गड़बड़ हो जाती है और अलबली मचती है। इसी के कारण व्यक्ति पागल हो जाता है। फिर 18वीं शताब्दी में डॉक्टरों ने नर्वस का कार्य कैसे चलता है इसके बारे में बताना शुरू किया। फिर लोगों को लगने लगा कि लोग नर्वस के कार्य में बिगड़ होने के कारण ही पागलपन होता है, ऐसे लोगों को लगने लगा और विश्वास होने लगा। फिर बाद में पागलपन से पीड़ित लोगों को न्यूरोसिस भी कहने लगे और ऐसे लोगों को घर के लोग हमेशा उन्हें एक कमरे में बंद रखते थे। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान यूरोप और अमेरिका में पागलपन से पीड़ित लोगों की तरफ नजरअंदाज किया जाता था और ज्यादा से ज्यादा उन्हें किसी चर्च में रखा जाता था। दोस्तों, आप पागलपन के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप शेक्सपियर से लिखित कहानियां, शेक्सपियर से द्वारा लिखित नाटकों के द्वारा आप पागलपन के बारे में समझ सकते हो। इन्होंने एम्लेट और मैकबेथ जैसे नाटकों में पागलपन के बारे में बात किया है, उसके बारे में बताया है। शार्लट ब्रांटे इनके द्वारा 1847 में लिखी उपन्यास जेन एयर, इसमें मिसेस रॉचेस्टर ये एक पागलपन से पीड़ित महिला के बारे में पात्र है। इसके बारे में पागलपन के बारे में उसमें बात किया है और इसके ऊपर बाद में इंग्लिश में जेन एयर नाम का फिल्म भी बना है। मानव इतिहास में ऐसे बहुत सारे फेमस लोग भी शामिल हैं जिनको मानसिक बीमारी और पागलपन से पीड़ित उसका शिकार होना पड़ा और साथ ही साथ उनको अपना पूरा जिंदगी और करियर को खत्म करना पड़ा। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मानसिक बीमारी से पीड़ित हो गए थे, लेकिन वक्त पे इलाज करने से वे और जिंदगी में बाउंस बैक कर पाए और जिंदगी में दोबारा अच्छे से जिंदगी जी पाए, और ऐसे भी लोग इसमें शामिल है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बस ये बताना चाहूंगा कि मानसिक बीमारी यानी मेंटल इलनेस और मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ, इसके बारे में हर कोई जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। जिस तरीके से हम शारीरिक बीमारी के बारे में हम पब्लिकली बात करते हैं, ठीक उसी तरह मानसिक बीमारी के बारे में भी हम अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ खुलकर चर्चा करनी चाहिए, खुलकर बोलनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि साइकोलॉजिकल फिट इंडिया बनाना। आप भी अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों को ये बात शेयर कर सकते हो और उन्हें भी बता सकते हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला है तो आप भी हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और जिनको भी मानसिक बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना चाहते हो उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। साइकोलॉजी के रिलेटेड और भी नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।